हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 के 20 क्वेश्चन फंसेंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि दोस्तों आपको 20 अंक सही करने हैं तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक पूर्णांक का रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2p + 1, सेकंड ऑप्शन दिया है p + 1 और थर्ड ऑप्शन दिया है 2p या फोर्थ ऑप्शन है p। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ऑप्शन में जो p के गुणांक होते हैं वो आपका भाज्य कहलाता है। और भाज्य क्या होगा कि जो समपूर्णांक संख्या है वो आपका भाज्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो p का गुणांक है यदि हम उनसे समपूर्णांक संख्या में भाग करें तो क्या शेषफल 1 बचेगा या फिर 0 आएगा, ये आपको देखना है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि समपूर्णांक संख्या कौन सी होंगी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट, जिसमें 2 का भाग चला जाता है वह समपूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दे रखे हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि a बराबर bq + के r। तो ये जो q होता है, q का जो गुणांक है वही आपका भाज्य कहलाता है, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसमें q पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऑप्शन में आपको p दिया है पूर्णांक संख्या, तो इसीलिए जो p का गुणांक है वो भाजक कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि हम 2 से भाग करें, यानी भाजक आपका 2 है फर्स्ट ऑप्शन में, तो 2 से इन संख्याओं में भाग करें तो शेषफल आपका बचता है 0। लेकिन आपका जो शेषफल बच रहा है फर्स्ट ऑप्शन में वो आ रहा है प्लस का 1, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। और सेकंड ऑप्शन में भाजक है आपका 1, यदि 1 से इनमें भाग करें तो शेषफल आपका 0 बचता है। लेकिन ऑप्शन में दिया है शेषफल 1, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा आपका गलत। फिर चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन यानी p का गुणांक यानी भाजक दिया है 2, तो यदि हम 2 से इन संख्याओं में भाग करें तो शेषफल आ रहा है 0, तो इसका मतलब 2p आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो आपको बताना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। और प्रकृति जानने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण की प्रकृति जानने के लिए विभक्त कर आपको पता होना चाहिए कि विभक्त कर क्या होता है कि b² - के 4ac। यदि d पॉजिटिव आए तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूल आपके वास्तविक और बराबर होंगे, और यदि d नेगेटिव आ जाए तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। ऐसा आपने पढ़ा है। तो d हम चेक करेंगे, तो b का मान है -4, तो -4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16, और 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 1, तो 16 और 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गए तो ये बचे आपके 8। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी d पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन और दिया है कि केवल वास्तविक। तो केवल वास्तविक का मतलब होता है कि यदि d हमारा पूर्ण वर्ग, अगर पूर्ण वर्ग संख्या आती है जैसे 16 बचता या d बराबर 4 बचता, तो ये केवल आपके वास्तविक कहलाते हैं। और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है और d पॉजिटिव है तो समझ लो वो उसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ये दोस्तों बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हाई स्कूल में ये दिया नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा यहीं पर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 2 समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, जैसे a b c और यह है p q r। तो मैं सबसे पहले एरिया की बात करूं, किसकी, a b c की, तो और बटे एरिया की बात करता हूं p q r की। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर, यानी AB इसकी संगत भुजा होगी P की, इसके वर्ग के बराबर। और इसके वर्ग के बराबर तो भुजाएं आपको दे रखी हैं कि 9:4 में, तो इसका वर्ग कर देंगे तो यह आ जाएगा 81/16। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, sin 52 sin 38 - cos 52 इंटू cos 38 का मान होगा। यदि दोस्तों इसमें आप माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बनता है cos 52 इंटू cos 38, और माइनस का हो जाएगा sin 52
और इंटू साइन 38। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, और A का मान है आपके पास 52 और B का मान है 38, और ये हो जाएगा कि cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, और 0 माइनस को खा जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा सही। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है त्रिभुज ABC में यदि AB 6√3 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है और तथा BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। तो यदि दोस्तों सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा आपको 12 है इसलिए AC का वर्ग यदि इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर आ जाता है तो समझ लो कि वो एक राइट एंगल त्रिभुज बनता है, यानी समकोण त्रिभुज बनता है, और उसमें जो कॉमन होता है वो आपका 90 अंश का कोण कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड सही। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है त्रिभुज ABC में sin A प्लस B/2 का मान होगा, कि आपको sin A प्लस B/2 का मान बताना है। तो सबसे पहले A प्लस B, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है कि 180 अंश होता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर होता है 180 अंश। तो यदि हमें क्या चाहिए कि A प्लस B/2, तो A प्लस B को एक साइड में रखेंगे और इस C का कर देंगे 75, ये हो जाएगा 180 माइनस C, और दोनों ओर कर देंगे 2 का भाग, क्योंकि आपको पता है A प्लस B/2 चाहिए आपको एंगल, तो A प्लस B/2 बट्टे 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 90 माइनस हो जाएगा C/2। अब ले लेंगे दोनों ओर साइन, और दोनों ओर साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B/2 और बराबर साइन 90 माइनस C/2। और आपको पता है कि इसका मान ये दोनों ही रखेंगे और ये हो जाता है साइन 90 माइनस C/2 हो जाता है cos C/2, तो इसका मान हो जाता है cos C/2। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि आंकड़े दिए हैं 8, 7, 10, 6, 9, 13, 12, 14 की माध्यिकाएं बताओ। तो माध्यिका निकालने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में होना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं सबसे पहले आरोही क्रम में बना देता हूं। और आरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं उसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और घटते हुए क्रम में लिखते हैं उसे अवरोही क्रम करते हैं। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले संख्या आएगी 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो चलते हैं इसकी माध्यिका पर। माध्यिका कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले अंक गिनते हैं। तो अंक है आपके 8। यदि इवन नंबर आता है, यदि इवन नंबर आता है तो उसकी माध्यिका होती है कि n/2 वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वां प्रेक्षण और इसका औसत। तो यानी n/2 यानी बोलो तो 4 वां प्रेक्षण प्लस यानी n/2 4 और प्लस यानी 5वां प्रेक्षण और बट्टे 2। और आपको पता है 4वां प्रेक्षण 1, 2, 3, 4, 9 है और 5वां प्रेक्षण है 10 और बट्टे 2। तो ये हो गया 19/2। तो 19 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, तो यानी 9.5। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर बराबर है। तो यानी 1 + tan स्क्वायर आपको पता है कि sec स्क्वायर a होता है, और 1 + cot स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर a। और यदि हम sec स्क्वायर को cos में तोड़े तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, और बट्टे cosec स्क्वायर को sin में तोड़े तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर a। और आपको पता है यदि इनको मैं चेंज करूं तो ये sin स्क्वायर a ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे आ जाता है। तो ये हो जाता है sin बट्टे cos क्या होता है कि tan स्क्वायर a। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 336 और 54 का एचसीएफ होगा, और इसका एचसीएफ निकालने के लिए यदि आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे तो उसके लिए आपको गुणनखंड आना बहुत जरूरी है कि 336 के गुणनखंड कितने होते हैं। 336 के गुणनखंड होंगे 6 से काटेंगे तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे कि 2 दूनी 4, 2 8 16 है। उसके बाद 2 से कि 14 दूनी 28, फिर 2 से कि 2 7 14। तो ये गुणनखंड हो गए आपके 336 के। इसी प्रकार 56 के देखेंगे तो ये 56 के नहीं 54 के। इसी प्रकार 54 के देखेंगे तो 54 के आएंगे 2 दूनी 4, 2 2 7 14, फिर 3 से 3 निम 27। उसके बाद
3 तिया 9, तो देखो 3 दूनी 6, तो केवल 6 ही कॉमन है, 2 इसमें है नहीं है इसके अलावा फिर, तो ये 6 हो जाएगा आपका SAF। तो चलिए दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न में से कौन सी शांत आवृत्ति संख्या है। अब दोस्तों, शांत आवृत्ति संख्या जानने के लिए क्या करते हैं कि हर वाले के गुणनखंड करते हैं, और हर वाले के गुणनखंड में यदि 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड है, या केवल 2 का या 5 का है, तब वो शांत आवृत्ति कहलाती है। अन्यथा 2 के साथ में यदि कोई और गुणनखंड आ जाए, या 5 के गुणनखंड के साथ कोई और गुणनखंड आ गया, तो समझ लो वो अशांत आवृत्ति संख्या बन जाती है। तो इसीलिए आपको इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत है, क्योंकि 2 और 5 के साथ 7 का गुणनखंड आ गया। थर्ड ऑप्शन में देखें तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो ये होता है यानी 25 दूनी 50, यानी 25 दूनी 50, फिर 5 से काटेंगे तो 25 25, 5 एकन 5। तो देखो इसमें केवल 5 के ही गुणनखंड हैं। जब 5 के ही गुणनखंड हैं तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में देखो 5 या 15 3 साथ में आ रहा है, और फोर्थ तो वैसे भी नहीं दिख रहा आपको, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। जिन बच्चों ने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ा है वो भी टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं उनको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से दोस्तों पूरा पेपर फंसेगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.